चुकी हैं। सिंध हुकूमत ने भी बढ़ चढ़ कर जो है वो इस बार जश्न आज़ादी को मना रही है और आज भी तकरीबात सरकारी हैं, कल भी हैं। तो ये 77th जो हमारा जश्न आज़ादी है वो पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक, और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये ख्वाहिश और दुआ होगी कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम रहे, पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं उनको हम फेस कर सकें, यूनिटी के साथ, फेथ के साथ, डिसिप्लिन के साथ, जो हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जो हम सबको एक दर्स दिया है, उसके साथ हम आपस में यूनाइटेड हों, हम आपस में तमाम उन जो हमारे जो इख्तलाफात हैं या नज़रियाती इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करके पूरी कौम मुत्तहद हो जाए और पूरी कौम एक आवाज़ बनकर जो है वो इन चैलेंजेस का मुकाबला करे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हुकूमत सिंध की कुछ जिम्मेदारियां भी जो हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हुकूमत सिंध काम कर रही है उसके बारे में भी आपको आगाह किया जाए, और जो कुछ चैलेंजेस हैं उनके बारे में भी 2-3 सेगमेंट होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के। मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ बहुत शॉर्ट में बताऊँ, और फिर उसके बाद कुछ पॉलिटिकल चीज़ें जो हैं, कुछ लोगों के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ पार्टियों के बयानात हैं, उसको भी हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो पहले मैं मुख्तसर बताता चलूँ कि मैं शुरुआत करूँगा अपने महकमे से कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है, जो इस वक्त करंट और बहुत ही एक टची टॉपिक है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया में सबसे हम लाइटली इस टॉपिक को लेते हैं, वो है मंशियात। जैसे मैंने कहा, मंशियात का स्प्रेड बहुत बड़ा। रिसेंटली मेरी मीटिंग हुई थी, उसके बाद मेरी बातचीत नहीं हो सकी, तो मैंने कहा सारी वो बातें कर लूँ। मेरी मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, जब फर्स्ट टाइम ओथ लेकर कराची आए थे, और उन्होंने जब पहली मीटिंग की थी लॉ एंड ऑर्डर की, तो उसमें पहले उन्होंने एम्फसाइज़ किया था वो मंशियात पे, और उनका आखिरी जो नोट था वो भी मंशियात पे था। उसके बाद फिर एक हाई लेवल कमेटी बनी जिसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स वाले हैं और कस्टम्स के लोग हैं, मुख्तलिफ फेडरल गवर्नमेंट के और सूबाई महकमों के लोग हैं। एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी जो मंशियात के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होनी है, और उसमें फिर हमने जिस तरह कहा कि हम अब यूनिवर्सिटीज़ में भी वो शुरू करने जा रहे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट ने भी इंडोर्स कर लिया। ये आइडिया पहले हमने शुरू किया, फेडरल गवर्नमेंट से भी वो इंडोर्समेंट लेकर आए कि जी अब यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वो रैंडम टेस्ट होंगे और मंशियात के रोकथाम के फ़रोग के लिए हम काम करेंगे। तो अभी सारी चीज़ों के बाद हमने ये फैसला है वो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो मज़ीद बनाने जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में ज़रूरत है। इस वक्त सबसे ज़्यादा रिहेबिलिटेशन सेंटर अगर पाकिस्तान में कहीं हैं तो वो सिंध में है, पंजाब में शायद कोई एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, और मुझे जो पता चला है मैं वो शेयर करता हूँ कि बहुत वो दर्दनाक बात है कि इस वक्त हमारे पास 400 लोगों को ट्रीट करने की जो है सहूलत है, वो हम उनको ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन वेटिंग में जो एप्लीकेशन है वो 7,000 हैं। 7,000 लोग पेंडिंग में हैं जो कि अपने आप को खुद चाहते हैं कि वो रिहेबिलिटेशन में आए। तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब भी बहुत ज़्यादा इस मामले में टची हैं, और उन्होंने भी ये कहा है कि जी आपको जो जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ चाहिए, क्योंकि जो कानून है सिंध का उसमें यह कि ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम है, फिर विद द हेल्प ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। तो हम सोशल वेलफेयर को भी साथ रख रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी मिनिस्टर साहबा जो है वो बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं। तो हम मज़ीद इसमें हम जाना चाह रहे हैं कि ये नारकोटिक्स जो है वो बहुत ख़तरनाक एक चीज़ है, और मैं आपको सबको बता दूँ कि इसको कोई लाइटली ना ले। इस वक्त पाकिस्तान में बाकी 100 चैलेंजेस होंगे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मंशियात का है। हमें आपकी और हमारी नस्लों को इस मंशियात से बचाना है, ये हम सबका फ़र्ज़ है, वरना अगर खुदा न खासा ये नस्ल अगर मंशियात से हम नहीं बचा सके तो फिर एक बहुत बड़ा पछतावा होगा। और बेहतर है कि हम अभी सब जो है उसमें, चाहे सिविल सोसाइटी है, चाहे गवर्नमेंट्स हैं, चारों सूबों की गवर्नमेंट्स है, वफाकी हुकूमत है, या आपकी NGOs हैं, NGOs जो बहुत सारा इदारे काम कर रहे हैं, मैं सबको बोलूँगा कि साथ आएँ। और अब मैंने ये भी हमने प्लान किया है कि 14 अगस्त के बाद, यौम आज़ादी के बाद, एक हम सेमिनार नारकोटिक्स वाले करने जा रहे हैं, जिसमें हम सारे NGOs को बुला रहे हैं, सारे सिविल सोसाइटी के जो मेन सेक्टर्स हैं उनको बुला रहे हैं, ताकि आप सब आगे आएँ और मिलकर फिर इसकी अवेयरनेस में और लोगों को रिहेबिलिटेट करने में जो है वो हम लोगों को उसमें हम मदद करें। तो इसमें जो एक्साइज डिपार्टमेंट की मैं बता दूं कि हमने जब से एक्साइज का महकमा मेरे पास आया और हमने नई गवर्नमेंट हमारी नई बनी है केयरटेकर के बाद, अभी तक जो है 178 केसेस हमने रजिस्टर किए हैं, जो कि एक्साइज पहले पूरे साल में ये कर भी इतनी नहीं होती थी, लेकिन अब वो तो स्पीड आई है। 178 केसेस किए हैं, 200 लोग जो हैं वो इस वक्त गिरफ्तार हुए हैं, और इसमें काफ़ी लोग जो है मुकाबले में जो ज़ख्मी भी हुए हैं और कुछ जो है उनका इनकाउंटर भी हुआ है, और उसमें पूरी डिटेल है कौन कौन सा नशा, और मैं उस डिटेल में नहीं जाता, मैं आपका टाइम कीमती समझता हूँ। इसी तरीके से अभी एक और काम भी हम शुरू करने जा रहे हैं, वो भी मैं कराची के लोगों को
ख़ासतौर पे मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो हमारी चल पहले मैं इसके नार्कोटिक्स में एक और चीज़ भी कर दूँ आपको। नार्कोटिक्स में जो सिंध पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, और सिंध पुलिस का जो है वो टोटल नंबर ऑफ रेड सिंध पुलिस ने किए हैं 5,629 रेड्स किए हैं, 6,396 FIRs काटी हैं मंशियात फरोशों के खिलाफ, और 7,571 मंशियात फरोश सिंध हुकूमत ने, सिंध पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। 7,571, क्योंकि सिंध पुलिस का नेटवर्क माशाल्लाह हर जगह पे, हर SHO लेवल जो है उनका हर टाउन लेवल पर है और नीचे लेवल पर है, तो उसमें अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। नारकोटिक्स रिकवर्ड सीज उन्होंने किए 5,096 kg जो है उन्होंने नारकोटिक्स रिकवर किए, और ड्रग डीलर्स के साथ जो है 14 मई से लेकर 31 जुलाई तक जो एक्शन हुआ है उसमें 316 लोग जो हैं वो सब जेल में पड़े हुए हैं, और 5 गैंग जो एलिमिनेट किए हैं। सिंध पुलिस पे हमेशा तनकीद भी ज़्यादातर लोग करते हैं, और मैं देख रहा था आज भी एक बड़े चैनल पे सुबह को प्रोग्राम में वो स्ट्रीट क्राइम और उस पर आ रहा था, तो मैं पुलिस की बात बता दूं आपको कि पुलिस ने जो है जो अभी एक्शन किया है केयरटेकर गवर्नमेंट के बाद, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई, उससे स्ट्रीट क्राइम ख़त्म मैं नहीं बोलूँगा हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी हद तक जो है वो कम हुआ है, और कोई 224 केसेस जो हैं वो रॉबरी के डिटेक्ट हुए हैं, 189 जो अक्यूज वो अरेस्ट हुए हैं, क्रिमिनल जो हैं 57 क्रिमिनल मारे जा चुके हैं पुलिस के मुकाबले में। और स्ट्रीट क्राइम का अगर अलग करूं, ये जो मैं आपको रॉबरी केसेस बताया था, स्ट्रीट क्राइम का अगर बता दूं आपको, तो स्ट्रीट क्राइम में नंबर ऑफ इनकाउंटर्स जो पुलिस के हुए हैं वो 1,982, और रेड हैंडेड कैप्चर्ड लोग पकड़े गए हैं वो 3,580, गैंग्स बस्टेड जो है 480, डेकॉइट्स और क्रिमिनल जो मारे गए हैं वो 212 डेकॉइट और क्रिमिनल पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। नोटिफाइड डेकॉइट्स किल्ड जो हैं वो 3, और डेकॉइट्स क्रिमिनल अरेस्टेड जो है वो 8,163 लोग अरेस्ट हुए हैं, 8,163। हाईवे डेकॉइट्स रॉबरी जो है वो एक जो उसको पकड़ा गया है, और हाईवे डेकॉइट्स रॉबर जो है वो 3 अरेस्ट हुए हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सिर्फ नेगेटिव खबरें चलती हैं, लेकिन जो पुलिस काम कर रही है, जिस तरह पर निज़ाम चल रहा है, ये नहीं कि पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई, तो उसको भी मेरे ख्याल से हाईलाइट किया जाए तो बेहतर है। रिकवरी ऑफ इलिसिट वेपन्स जो है, एंटी एयरक्राफ्ट गन 5 पकड़ी गई हैं, LMG G3 राइफल जो है 12 पकड़ी गई हैं, क्लैशनकोफ 81, शॉर्ट गन 214, पिस्टल रिकवरी जो है वो 4,796, ग्रेनेड्स जो हैं वो 24 ग्रेनेड्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के लोगों से पकड़े गए हैं। डेकॉइट्स जो कच्चे में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें 43 डेकॉइट्स जो हैं वो मारे गए हैं अभी तक, 43 डाकू सिंध पुलिस ने मारे हैं, और उसमें डेकॉइट्स अरेस्टेड 171 हुए हैं, वेपन्स रिकवर्ड 200 हुए हैं। पुलिस के 11 जवान इस पूरे ऑपरेशन में शहीद हो चुके हैं, और 16 जो है पुलिस के हमारे जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं। तो मैं वो गुजारिश करूंगा कि रोज़ जहाँ पे हमें स्ट्रीट क्राइम पे बताया जाता है, मेरी गुजारिश होगी, ठीक है आप खबर बताएं, खबर आप दें, लेकिन ये भी कोशिश ये भी बताएं कि जी पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी भी नहीं है, पुलिस जो काम कर रही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं, और मैं ये मना नहीं कर रहा, ना इसको प्लीज़ कोई गलत मिसाल में पुलिस के पैकेज बनाना शुरू कर दें। आपको तो इस वक्त, अब मैं शहर का नाम नहीं लेता, दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है, ठंडा मुल्क, सब वहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ स्ट्रीट क्राइम की वर्स्ट पोजीशन है, वर्स्ट पोजीशन है। वहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन पे यूँ बात करके आप सड़क पे जा नहीं सकते, साइकिल पे लोग आके उठा के ले जाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस मुल्क का, किस शहर का नाम ले रहा हूँ। वहाँ पे आप मोबाइल पे बात करोगे, कोई वॉच पहनोगे, कोई बैग लोगे आप, तो 1 सेकंड में जो आपका वो कैप्चर हो जाएगा। और वहाँ की पुलिस के पास जब कंप्लेंट लेके जाते हैं तो पुलिस कहती है कि प्लीज़ डोंट रेजिस्ट ना करें इन क्रिमिनलों के साथ। आप अभी गूगल पे सर्च करें, आपको उस मुल्क का, उस शहर का नाम नजर आ जाएगा। और उसके बहुत बड़े जरीदे जो हैं, मुझे उस जरीदे में कोई एक खबर दिखा दें उस मुल्क में कि जी उस मुल्क में ये हो रहा है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हम नेगेटिव खबर को ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं। जब नेगेटिव खबर को हम पोर्ट्रे करते हैं तो पूरी दुनिया समझती है कि यहाँ पर सिर्फ नेगेटिविटी कोई हो रही है, लेकिन हम पॉजिटिविटी दिखाएं कि ये ठीक है, गवर्नमेंट का फ़र्ज है, हुकूमत का काम है, पुलिस का काम है। कहीं कमी कोताही ज़रूर होती होगी, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन नीयत ठीक है। चीफ मिनिस्टर साहब की नीयत ठीक है, होम मिनिस्टर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं। होम मिनिस्टर साहब ज़िया निजार साहब, IG साहब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं। पूरी उनकी टीम अच्छे तरीके से काम करे, तो पूरी फोर्स का जो है वो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, वो उसी ट्रैक पे काम करें। लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं अगर चैलेंजेस हैं, लेकिन वो
पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये नहीं कि पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसके बाद एक और इशू जो है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, वो है एनर्जी का, बिजली के बिलों का। इस वक्त बिजली के बिल बहुत महंगे आ रहे हैं, लोगों की बर्दाश्त जो है वो उससे ज़्यादा लोगों के बिल आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बहुत दफ़ा ये मैटर जो है वो मीटिंग्स में उठा चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और वफाकी हुकूमत को उन्होंने ये बहुत दफ़ा बहुत सीरियसली कहा है कि जी बिजली के बिल कम किए जाएं, आवाम को रिलीफ दिया जाए। रिसेंटली ही पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने बहुत अप्रोच किया है फेडरल गवर्नमेंट को, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई आवाम को खुशखबरी मिलेगी। लेकिन मैं एक चीज़ वादे करना चाहता हूँ, और मेरी दोस्त ये बात बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ। हमेशा ये ताना लगता है कि यार सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, बाकी हुकूमतों ने काम किए हैं। आज ये प्रूव हो चुका है, आज ये प्रूव हो चुका है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जो काम किया है, आज पूरा पाकिस्तान जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ देख रहा है। एनर्जी में पूरा पाकिस्तान सिंध हुकूमत की तरफ देख रहा है। इस वक्त अगर जो सिंध हुकूमत का विजन था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का विजन था, जिसको जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद की हुकूमत गिराई गई तो उसके बाद वो मंसूबे बंद किए गए। दूसरी पार्टी की हुकूमत आई तो वो मंसूबे बंद किए गए। वो मंसूबे मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने आके शुरू किए 2008 की हुकूमत के बाद। और आज मैं कहता हूं कि अगर वो विजन जो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया, आज पूरे पाकिस्तान को रिलीफ वही विजन ही दे सकता है। और अब जितने भी पाकिस्तान के इकोनॉमिक के जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, जितने एनर्जी के एक्सपर्ट्स हैं, वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पाकिस्तान में अगर सस्ती बिजली कहीं से बन सकती है तो वो थर पार्कर के कोयले से बन सकती है। ये बात आपको शर्जील मेमन नहीं कह रहा, ये एक सिंध का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं कह रहा। आप जितने भी मीडिया के हाउसेज हैं, जितने मेरे जर्नलिस्ट बैठे हैं, आप इस वक्त पूरे पाकिस्तान के एनालिस्ट को बिठा लें, 100 शो कर लें, कहेंगे कि जी अब ये नतीजे में कोल आ रहा है, उसको अब डिस्करेज किया जाए, सबको इस चीज में इनकरेज किया जाए कि सब थर का कोयला इस्तेमाल करें और थर से बिजली बने। और थर से इस वक्त सबसे सस्ते में सस्ती बिजली बनाई जा रही है। जो आवाम को जो टैक्सेस देने पड़ते हैं, कभी फर्नेस ऑयल की बात में, कभी इंपोर्टेड कोल की तरीके से, अब थर से पाकिस्तान की सस्ते में सस्ती जो है वो बिजली बनाई जा रही है। और हमने कहा था, और ये विजन था मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का। और अगर आपको बताऊं कि थर पार्कर में इतना कोयला है कि 200 साल तक अगर पाकिस्तान उस कोयले को एक्सपोर्ट करे तो वाकई ये मुल्क जो है ना, ये कहां से कहां पहुंचा है। तो ये विजन मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का था, उसको हम सब सलाम पेश करते हैं। मेजर जब ये आइडिया और ये इस सारी चीज का जो क्रेडिट जाता है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जाता है, जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया। और फिर अनफॉर्चुनेटली जब हुकूमत गई तो वो बंद किया गया। फिर मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने मोहतरमा के मिशन को आगे लेकर जिस तरह चले, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान में इन सारी फ्यूचर में एनर्जी क्राइसिस आने हैं और उसका सोल्यूशन सिंध हुकूमत ही दे सकती है और थर का कोयला ही दे सकता है। और आपको बता दूं कि ये नहीं कि बस थर पे कोयला निकाला गया और बंद निकल गया। वो थर पे कोयला निकालने के लिए जो स्टडीज हुई हैं, जो ट्रांसमिशन लाइंस लगी हैं, जो वहाँ पे रोड नेटवर्क बना है, ये मेरे दोस्त बैठे हुए थर के, यहाँ पे साफी भी बैठे हैं, बाकी सारे दोस्त हमारे थर क्या वहाँ रोड नेटवर्क जाके देख लें, जो पानी जिस तरह पहुँचाया गया है। ये तो नहीं है कि बस कोई ज़मीन थी उसमें निकाल दिया, एक वो एक्सकेवेटर गया और थर का कोयला निकल गया, नहीं, पूरा नेटवर्क बना है, पूरी ट्रांसमिशन लाइन्स वहाँ पे बिछाई गई हैं। वहाँ पे रोड के बहुत, मतलब मैं कहता हूँ दुनिया के बेहतरीन क्वालिटी के रोड्स बनाए गए हैं, पानी की वहाँ लाइनें पहुँचाई गई हैं। तो सारा क्रेडिट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को जाता है। उस वक्त के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह साहब ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, फिर मुराद अली शाह साहब ने उस प्रोजेक्ट को आगे लेकर गए और आज दिन तक थर से जो है वो कोयला निकल रहा है। और इस वक्त भी हम थर से 2640 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जो कि नेशनल ग्रिड में जारी है। हालांकि डायरेक्टली जब ये काम सारा शुरू हुआ तो सिंध हुकूमत तो साइड में हो सकती थी कि भाई ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है बिजली पैदा करना, क्या नहीं। हमने कहा कि ये हमारा हर पाकिस्तानी का फर्ज है और हमने उसमें अपने रोल प्ले किया। हमने अपने जो बजट है, बजट के पैसे का बहुत बड़ा पोर्शन जो है थर के कोयले पे लगाया और आज पूरा पाकिस्तान
मैंने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान का हर मुआशी माहिर और पाकिस्तान का हर जो एनर्जी का माहिर है वो इस नतीजे पे पहुंचा है कि यस, कि सबसे सस्ती बिजली जो है वो थर के कोयले से बनाई जाएगी। तो ये विजन और ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जाता है। तो जो मेरे दोस्त जो क्रिटिक्स हैं, जो क्रिटिक करते रहते हैं, मेरी गुजारिश होगी कि थोड़ा मेहरबानी में गुजारिश होगी सारे मीडिया हाउसेस से, आप जाएं, अपने रिपोर्टर्स भेजें, अपने एंकर्स भेजें, जाके देखें थर में क्या हो रहा है। सब पूरे पाकिस्तान का बोझ इस वक्त थर पार्कर ने अपने कंधे पर उठाया हुआ है। वो थर पार्कर का वो पसमानदा इलाका, जो पसमानदा इलाका था, वो सब पूरे पाकिस्तान वो आज अपने पैरों पे खड़ा है कि वो पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए वो थर पार्कर का वो जिला है जिसको हमेशा इग्नोर किया गया, जिसको हमेशा इस पूरे प्रोजेक्ट को इग्नोर किया गया। और जिन लोगों ने इग्नोर किया, मेरे हिसाब से उन्होंने कौमी जुर्म किया कि उस प्रोजेक्ट को जिससे हमारे मुल्क की का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता था, उसको इतना अरसा उसको इग्नोर किया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस तरह कहा कि उस तरह वो आ गया। और इस वक्त अगर आप रैंकिंग देखेंगे, सिर्फ एक पंजाब में गैस का प्लांट है, ठीक है, और वो गैस का प्लांट भी एक लिमिटेड बिजली पैदा कर रहा है। उसके बाद सस्ते में सस्ती जो बिजली मैंने बताया आपको, 11 रुपए पर यूनिट जो थर पार्कर का कोयले से बिजली पैदा हो रही है, 11 रुपए पर यूनिट से। सेकंड नंबर पर रैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो सेकंड नंबर पर आएगा सबसे सस्ता। फिर हमारा एक और जो नूरियाबाद का जनरेशन हो रही है पावर प्लांट, 9 रुपए पर यूनिट जो है वो बिजली पैदा कर रहा है। तो हुकूमत सिंध ने, और वो जो हमारी नूरियाबाद से जो 100 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है वो हम के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक वो बिजली जो है वो अपने शहरियों को दे। तो सबसे सस्ते सॉल्यूशंस इस मुल्क में, इस मुल्क को क्राइसिस है इस वक्त एनर्जी का। हमारे पास इस वक्त डेफिनेटली यूनिट बिजली महंगी, जिसके पे पीपुल्स पार्टी की हुकूमत और पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को एंगेज करके बैठी हुई है कि आप रेट कम करें, आप लोगों को रिलीफ दें। अगर जरूरत पड़े तो हुकूमत सिंध भी तैयार है, बाकी सब भी तैयार है। हम चाहते हैं कि लोगों को रिलीफ मिले किसी ना किसी तरीके से, ताकि लोग बेचारे बिजली का बिल भर सकें। आप सब लोग बैठे, सबके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है वो, और पीपुल्स पार्टी की क़यादत, वो इस मुल्क को हर बहरान से निकालने के लिए सबसे आगे आपको नजर आएगी, सबसे आगे नजर आएगी। तो विंड पावर से हम जो है वो 1845 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। विंड पावर से 1845 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जो कि आपको नेशनल ग्रिड में जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें आवाम को रिलीफ पहुंचाना है। एक और चीज़ जो अब हम फौरी शुरू करने जा रहे हैं, वो भी 14 अगस्त के बाद मैंने आपसे शेयर कर लूँ। हमारे पास जो पिंक बसेस चलती हैं ख़वातीन के लिए, उस पर हम एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं। एक निजी एक कंपनी से हमारा हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट या MOU कह दें, कि वो ख़वातीन सफ़र करती हैं। हम ख़वातीन को आगाही देने जा रहे हैं कि उनके इस मुल्क में क्या क्या हुकूक हैं, जो कि उनको एजुकेट उनको नहीं किया गया कवानीन के हवाले से। वो जो पिंक बस का सफ़र जो वो 30-35 मिनट अगर किसी एक एंड से दूसरे एंड पे जा रही होंगी, तो वहाँ पे उनको उसी सफ़र के दौरान उनको आगाही दी जाएगी कि जी अगर आप निकाह करना है या निकाह में है तो आपके कौन कौन से हुकूक जो हैं आपके हस्बैंड के ऊपर आपके हैं, कहीं कानून में है तो आपके कौन कौन से हुकूक आपके पास हैं, अगर कहीं पे आपको खुदा न खासा मिसट्रीट किया जाता है तो आपके पास कौन कौन से हुकूक हैं, आपके पास कौन कौन से लॉज हैं जो आपको मदद करते हैं। इसी तरीके से आपको हर हिसाब से कोई आपके वर्क प्लेस पर आपको कोई हैरेस करता है तो आपके पास कौन कौन से हुकूक हैं। तो सारे कवानीन जो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़वातीन को एजुकेट करने के लिए और अच्छा उनको करने, उनको वो अवेयरनेस के लिए, वो समझे एक तरीके की अवेयरनेस कैंपेन उस सफ़र में शुरू की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में पहली मरतबा होगा। मैं शायद समझता हूँ कि दुनिया में पहली मरतबा होगा कि किसी बस के सफ़र में आप उन ख़वातीन, हमारी माओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को आप वहाँ पे वो एजुकेशन देने जा रहे हैं, उनको एजुकेट करने जा रहे हैं कि जी आपके ये राइट्स हैं, जिस राइट्स पे आप, मतलब ये दुनिया में वैसे मुख्तलिफ जगहों में इस तरह के वर्कशॉप्स जिस तरह होते हैं या सेमिनार्स होते हैं, समझे कि अब वो डेली वो सेमिनार्स जो हैं वो उस बस सर्विस में हम शुरू कर रहे हैं, ताकि लोगों का टाइम वहाँ पे वेस्ट ना हो, एयर कंडीशन बस में बैठकर भी वो लोग इस तरह की चीज़ों को से वो फ़ायदा लेते रहें। तो ये मेरी, अच्छा एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी, कल जो है उमर अयूब साहब जो कि PTI के लीडर हैं, उन्होंने सिंध हुकूमत के बारे में गुफ्तगू की है। तो मैं ये बताता चलूँ कि उमर अयूब साहब की यही दूर से बैठकर जो उनकी ये अक्ल जितनी भी थोड़ी बहुत काम करती है, वो सिंध हुकूमत को अगर तनकीद का निशाना बना रहे हैं या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ये उनके लिए वाज़ेह पैगाम है कि आप पहले अपनी हुकूमत को देख लें। सिंध हुकूमत जो करी मैंने दिखा दिया, आपको बता दिया। सिंध हुकूमत पूरे पाकिस्तान को आप बोझ उठा के बैठी हुई है। आज भी सिंध के हॉस्पिटल्स जो हैं
वो पूरे पाकिस्तान के पेशेंट्स को इलाज कर रहे हैं, मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। आज भी कराची जिस शहर में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपने रोजगार के लिए। जहाँ पे आपकी हुकूमत है वहाँ पे कोई रोजगार के लिए नहीं जा रहा। मैं वादे कर दूं, किसी सूबे में लोग रोजगार के लिए नहीं आ रहे। पूरे पाकिस्तान से लोग, अब कंट्री नॉर्थ से लोग रोजगार के लिए कराची में आ रहे हैं, क्योंकि कराची में सिंध हुकूमत अपने पैरों पे खड़े होकर उनकी मदद कर रही है। कराची और सिंध के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं पूरे सिंध भर के, वो लोगों को मुफ्त में ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं। आपके सूबों में तो हुकूमत ही नहीं है। केपीके में हुकूमत का तस्वुर ही नहीं है। केपीके में इस वक्त जिस तरीके से तालिबान माइंडसेट जो कि इमरान खान ने पैदा किया था, मेरे पास आज भी एक एक खबर का वो चीज़ मौजूद है। मैं पढ़ने पे आऊँ तो पूरा यहाँ पे 1-2 घंटे लग जाएंगे। किस तरीके से केपीके में पीटीआई की हुकूमत ने इनके मदरसों को फंडिंग की, किस तरीके से पीटीआई की हुकूमत ने तालिबान को वेलकम किया। इमरान खान ने कहा कि तालिबान के दफातर खोले जाएं। आज जो तालिबान के खिलाफ बात करें ना, तालिबान के दफातर बैठाने की बात की, उनको फंडिंग दी गई कि उस फंडिंग से वो लोग जो है वो वेपन्स खरीदें, गोलियां खरीदें। उनके दौर में एपीएस का वाकया हुआ, पीटीआई के दौर में, केपीके में। पीटीआई के दौर में जो है बन्नू जेल ब्रेक, और बन्नू जेल में पहले भी कह चुका, ऐसा नहीं कि कोई बंदा अंदर से निकला, लोग आए काफिलों में आके अपने कैदी छुड़ा के अपने साथी छुड़वा के चले गए। तो ये है पीटीआई की परफॉर्मेंस। तो उमर अयूब साहब, आपका फेल्यूर, और आपके 3.5 साल तक जब आपका प्राइम मिनिस्टर था, कोई एक प्रोजेक्ट बता दें सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, डिजिटल दहशतगर्दी के लिए, लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को वर्गलाने के लिए, इदारों के खिलाफ बदतरीन और घटिया किस्म की साजिशें करने के लिए, या सोशल मीडिया पे जिस तरह आपने किया, आपने सिर्फ वो काम किया। आप कोई एक प्रोजेक्ट नहीं बता सकते। ना ही आपने 3.5 साल में पंजाब में कोई एक प्रोजेक्ट किया, ना ही आपने 3.5 साल में पंजाब में केपीके में कोई प्रोजेक्ट किया। आपकी 2 जगहों पे हुकूमत थी। आपने केपीके में कोई एक बड़ी स्कीम आप नहीं बता सके, और आपकी एक ही जो स्कीम थी उसकी फिर कहानियां वैसे ही चल रही। 7 अरब 9 अरब के सिर्फ किकबैक्स लिए गए केपीके बीआरटी में। और पंजाब में जिस तरह आपके बोजदार साहब और जिस तरीके से वो एक खातून होती थी और जो आपका जिस तरह आप काम चलाते थे, तो आपकी वर्स्ट गवर्नेंस पीटीआई की रही है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या दोनों सूबों में। और उसी तरीके से आपने सिर्फ एक ही काम किया है, साजिशें वो आप करते हुए आए हो। चाहे आप मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए वो साजिशें कर रहे हो, चाहे आप वो साजिशें अपने कौम को गुमराह करने के लिए कर रहे हो, या आप चाहते हो कि मुल्क का खुदा न खासा दीवार निकले, जिस तरह आपने IMF को खत लिखे। आप लोग सियासत किस तरह कर रहे हो, ये सिर्फ मेरे ख्याल से आपको कोई लक आपका काम कर रहा है, वरना आप लोगों ने इस मुल्क को तबाही के दौराए पे खुदा न खासा पहुंचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। पीटीआई ने, पीटीआई की लीडरशिप ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि पाकिस्तान को किसी तरीके से जो है उसका दिवालिया निकाला जाए। जिस तरह आपने कभी पहले IMF को खत लिखे, फिर आपने दहशतगर्दों को प्रमोट किया इस मुल्क में, फिर आपने इस मुल्क में जिस तरीके से मुख्तलिफ तरीके से मुल्क के महकमों को आपने मलाइन करने की कोशिश की। 9 मई का जो अंदोनाक वाकया था, जिसमें मैं समझता हूं कि 9 मई के वाकये में मैं सलाम करता हूं उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप को, जिसने बहुत पेशेंस के साथ काम किया। वरना अगर मेरे घर पे कोई घुसेगा घर के अंदर, तो जाहिर है वो हक आपको कानून देता है। कानून में वो हक है कि अगर आपके घर में कोई आए तो सेल्फ डिफेंस में आप कुछ भी कर सकते हो। आपने कायदे मोहम्मद जिना के जिना हाउस पे हमने करने की कोशिश की, आपने उसके अंदर आप घुसे। ये नहीं था कि उस वक्त की जो वहां पे लोग थे वो आपसे वहां पर मुकाबला नहीं कर सकते थे। वो अपने लोगों पे गोलियां चलाना नहीं चाहते थे, वो अपने लोगों के ऊपर जो है वो बंदूक सीधी करना नहीं चाहते थे। ये उनका बड़प्पन था, उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप का ये बड़प्पन था, उनकी मैच्योरिटी थी कि उन्होंने आपको उस वक्त उस तरह रिएक्ट नहीं किया। तो ये जितने भी आपने रेड लाइन पाकिस्तान की क्रॉस की हैं, जितने भी आपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हैं, ये सारी इस वक्त की हमारी जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप या मिलिट्री लीडरशिप है, इन सब की मैच्योरिटी है कि आपको उस तरह टैकल किया जाए। और हम चाहते भी हैं कि कभी भी अपने अवाम पर ना कोई तशद्दुद किया जाए, अवाम पे खुदा न खास्ता कोई जो है वो रियासती इस तरह की कोई जोर दिया जाए। लेकिन आप लोगों ने हर लाइन क्रॉस की, आपने बर्दाश्त की तमाम जो वो लाइन्स थी वो क्रॉस की। तो यू पीपल आर नॉट सपोज कि आप लोग जो है लोगों पे बैठ के बेसलेस किस्म के एलिगेशन लगाएं। आप इस वक्त खुद जो है वो अपने एक शदीद किस्म के जो आप लोगों ने इस मुल्क पे थोपा हुआ है एक जंगल का कानून, कोशिश कर रहे हैं कि आप हो, वो नाकाम होगा। आपकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी, आपकी लीडर की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी।
तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें थी ये आपके लिए ये काफ़ी है कि उमर अयूब साहब आप अपने काम से काम रखें। सिंध पे जो है वो आपकी पहले भी दाल नहीं गली है, अभी भी आपकी दाल नहीं गली। एक ये बता दें कि आपने बताया खुशखबरी दी कि सिंध सबसे सस्ती बिजली बना रहा है, और गालबन जब हमने भी वहाँ विजिट किया तो ये बताया गया कि 600 मेगावाट से जायद थर से 3000 या 6000 इसी तरह से, और यहाँ नूरियाबाद से भी जो है आपने कहा इलेक्ट्रिक को दी जा रही है। तो आइन के आर्टिकल 158 का हवाला सीएम साहब देते रहे हैं। या जो दराए सूबे से निकलते हैं उस पर पहले सूबे की आवाम का हक है। तो केपी जब ये हक जता रहा है, कश्मीर के लोगों ने एहतजाज किया, तो ये सस्ती बिजली सिंध के लोगों को आप लोग क्यों नहीं देते? और इस हवाले से जो है आप अगर कोई कानून साथी भी है तो वो क्यों नहीं करते, जबकि आपने अपनी ट्रांसमिशन कंपनी में बना ली है? देखें जी, हमने कहा हम अभी तो वफाक की और पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, जो कि हम पे फर्ज है। कोई एहसान नहीं करी सिंध हुकूमत का फर्ज है, लेकिन ये जरूर बात है कि जो हमने किया, जो आज लोग तनकीद करते हैं सिंध पे, तो आज पूरे पाकिस्तान की नज़र सिंध हुकूमत पे है, पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है और पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के उन कारनामों पे जिस पे पूरा पाकिस्तान पर डिपेंड कर रहा है। अगर बिजली इस मुल्क में फ्यूचर में लोगों को सस्ती देनी है तो सिर्फ और सिर्फ थर पार्कर के कोयले से देनी है, और वो कोयला जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का विजन था और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उसको पाए तकमील तक पहुँचाया। तो ये जो लोग, मैं कोई क्रिटिक्स की बात कर रहा हूँ ना, जो कॉलम नवीस हैं, जो टीवी पे आके तबसरे करते हैं, तो बराए मेहरबानी आप सब लोग इस चीज़ को माने। हाँ, जहाँ तक बात है कि हम चाहते हैं कि जी यहाँ पे लोकल लोगों को ज़्यादा चीज़ें सस्ती मिले, तो वो किया है। अगर सलाम कोट से बिजली निकल रही है तो सलाम कोट के लोगों के लिए बिजली मुफ्त है इस वक्त। चंद यूनिट्स जो उनको वो मुफ्त दिए गए हैं कि जी वो आपने बिल्कुल फ्री में यूज़ करने हैं। तो इसी तरीके से ज़ाहिर हम तो कहते हैं कि मैंने आपको कहा कि 200 साल तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने मुल्क की ज़रूरत, तो काफ़ी नहीं। तो जब इंशाअल्लाह ताला आप जब उस लेवल पे जाएंगे, अब अभी माइनिंग बढ़ रही है और मजीद बढ़ाएंगे, सिंध हुकूमत ने फुल फोकस किया हुआ है, और मैं कहता सिंध हुकूमत अपने अरबों रुपए उस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने पर खर्च किए हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए सॉल्यूशन था। तो हमें पता था कि बिजली हम डायरेक्ट नहीं बांट सकते, हमारा सब्जेक्ट ही नहीं था। बाय नोइंग द फैक्ट हमें पता कि हम पूरे पाकिस्तान की मदद करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही होती है सबसे बड़ी अपने मुल्क के साथ, अपनी मट्टी के साथ, अपने वतन के साथ मोहब्बत। एक पहले जमाली साहब, अच्छा सॉरी, मैंने पहले आप मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने पीटीआई का जिक्र किया, तो कल एक खबर तमाम टीवी चैनल्स पे चली है कि पीटीआई की जिसने सहूलतकारी की, जिसने पीटीआई की सरकार बनाई, वो अपने इदारे के सामने उसका एहतसाब हो रहा है। मैं फैज अमीन का नाम ले रहा हूँ, टीवी पे चल के अब मैं क्या करूँ, उन्होंने नाम दिया है कि उसका कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। एक तो वो पीटीआई की जो उसके बारे में रद्द-ए-अमल है वो करें, इनका अंदरूनी मामला है, यानी वो उसको अपना भी नहीं करे। दूसरा ये कि बशीर मेमन का नाम किसने दिया था गवर्नर के नाम? अच्छा, मैं जहाँ तक आपने फैज़ हमीद की बात की, डेफिनेटली एक महकमा है, महकमे ने अपने एक ऑफिसर के खिलाफ, उनका ऑफिसर था, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो ये अच्छी बात है, महकमे को पूरा इख्तियार हासिल है कि कोई भी फैसला करे और किसी भी अपने एम्प्लॉय के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो इसको तो आप सब लोगों ने हमने सब उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई मैं समझता हूँ कि उसमें तफसीली DG ISPR साहब का बयान आ चुका है और इट इज़ अ वेरी ब्रीफ स्टेटमेंट। तो उसके बाद अब उस पर क्या कमेंट करना है हमने। जहाँ तक आपने बशीर मेमन साहब की बात की, पीपुल्स पार्टी की तरफ से कोई नाम बशीर मेमन साहब का नहीं गया है, ठीक है। मेरे ख्याल से जो खबर चली वो खबर ही गलत चली है जी। अच्छा सर, मेरा भी इसी तनाजुर में सवाल था। कल पीपुल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा का एक बयान आया सामने, उन्होंने मीडिया से टॉक की है। उन्होंने कहा है कि पीपुल्स पार्टी में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, वजीर बने हुए हैं, जिन्होंने माजी में मोहतरमा के खिलाफ बदशर्त बातें की हैं, गालियाँ दी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बशीर मेमन साहब का नाम इसलिए चलवाया गया, वो एक सूबाई वजीर ने चलवाया ताकि वफाक और सूबे में मसाइल पैदा हो। थोड़ा सा ये अच्छा, देखिए ना, एक चीज़ सारी आपने बात कर रहे हैं उसमें सब हवाओं में। एक वजीर ने कहा, फिर उस वजीर के बाद किसी ने ये किया। अच्छा नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। अच्छा मैं जो भी था बेहतर होगा, मखदूम साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नाम ले सबके कि किसके बारे में बात हो रही है, ताकि पता चले कि कौन मोहतरमा के लिए पहले खुदा न खास्ता इस तरह की कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करा जो आज कैमरे में बैठा हुआ है, तो पता चलेगी बात जी। नेक्स्ट क्वेश्चन काजी साहब।
इल्जाम हैं या फिर 2017 के इल्जाम आपकी नज़र में क्या संगीन है? दूसरी बात, इस दोबारा रिफ्रेश करें प्लीज। रिटायरमेंट के बाद उनकी मनोवरिंग की उन्होंने पॉलिटिक्स में, तो वो ज़्यादा संगीन इल्जाम है आपकी नज़र में या फिर 2017 के जो टॉप सिटी का इल्ज़ाम लगा है? दूसरी बात ये कि फैज़ हमीद इंडिविजुअल तो नहीं, एक इदारे की पॉलिसी लेके चल रहे होंगे रात में, तो फिर इदारा इन्वॉल्व हुआ पूरा या फिर सिर्फ एक देखिए जी, ये तो तब सारी चीज़ें आपकी काजी साहब आएंगी सामने कि जब हमारे पास सारी रिपोर्ट आएगी कि क्या इल्ज़ाम है और क्या कार्रवाई है, उसमें कौन कौन शामिल है। तो ये आप वाली बात भी वही वाली बात होगी, बयान वाली मफरूज़ों पे कि अगर ये होता कि ये हो या पीछे ये हो, तो चीज़ें जब सामने आ जाएंगी सब उस पर बातचीत हो जाएगी। ये आपने जो बात की कि थर में कोयला बेपनाह है, 200 साल तक एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने बात की कि पूरे मुल्क को फ्री बिजली मिलेगी। मैंने कब बोला फ्री बिजली मिलेगी? सस्ती बिजली मिलेगी, गलती हो गई। मुझे मरवाओगे क्या भाई? देखिए जी, हुकूमत कोशिश कर रही है, पीपल्स पार्टी तो कोशिश कर रही है कि जी हम आवाम को रिलीफ दिलवा सके, और उसके लिए बेहतर तरीका होता है, हम लोग सड़कों वाले नहीं हैं, सड़कों पे बंदा बात है, पहले डायलॉग होते हैं। तो हमारी फेडरल गवर्नमेंट के गुजारिशात भी चल रही हैं, गवर्नमेंट लेवल पे, पार्टी लेवल पे बातचीत भी चल रही है कि लोगों को बिजली सस्ती की जाए, कि लोगों को रिलीफ मिल सके। हमारा फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी है कि पब्लिक को रिलीफ दिया जाए, फिर वो किसी सूरत में भी मिले, लेकिन वो मिलना जरूरी है। जी खोसो साहब आप बताएं। देखिए, अगर मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को इस तरह की कोई शिकायत आई कि कहीं पे केमिकल वाला दूध किसी जगह पे मिल रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे रेड्स करें, उन लोगों को गिरफ्तार करें। अच्छा शाजिद साहब, ये बता दें कि जनाब फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से पहले इमरान खान ने कहा था कि ये हुकूमत और ये सारे लोग जो है इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, ये सारे बंद गली में आ गए, 2 महीने भी बहुत है, अभी इनको ट्रेंडर करना पड़ेगा। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, इमरान खान सिर्फ वहाँ से बैठ के शोषे छोड़ रहा है, और बड़ी बात है कि उसको जेल में सारी सहूलियात मौजूद हैं, कि जेल में बैठ के बयानात भी चल रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं, हुकूमतें भी बन रही हैं जेल में बैठ कर के, इसको हुकूमत बनाने दो, इसको ये करने दो, इसको वो करने दो। मैं समझता हूँ कि अभी वो बयान उनको देने दें, लेकिन उनके बयान बड़े ख़तरनाक बयान भी हैं। अगर आप चीज़ों को देखें कि अभी उन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया है पेट्रोल बम के हवाले से, कुछ सहाफ़ी गए थे, बोला कि पेट्रोल बम जो है वो हमने ज़मान पाक से गिराए गए। आपको पता है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर या लीडर लेवल का आदमी कहे कि हाँ मुझे गिरफ्तार, कोर्ट के ऑर्डर पे गिरफ्तार करने आए थे, और जवाब में मेरे घर के लॉन से जो हमने पेट्रोल बम पुलिस पर फेंके। आप क्या समझते हैं कि अगर अच्छा उस पेट्रोल बम में खुदा न खास्ता कोई बंदा मार जाता, कोई पुलिस वाला मर जाता, कोई शहीद हो जाता, कोई राहगीर शहीद हो जाता, तो क्या होता? मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर तो है ना। अटेम्प्ट टू मर्डर के बर्तानिया में अभी आप देख रहे सजा क्या है, लाइफ सेंटेंस है अटेम्प्ट टू मर्डर में। अगर आपको पता चले कि आपने किसी को मारने की कोशिश की, बर्तानिया के कानून में जहां पे ये ज्यादा रहते हैं, इनके बच्चे रहते हैं, इनकी फैमिली वहां बर्तानिया में रहती है, तो इनको पता होना चाहिए खान साहब को कि अगर अटेम्प्ट टू मर्डर की जो सजा है वो बर्तानिया के कानून में जो है वो उम्र कैद है। और आपने तो उस इंसाफियों को सामने भी मान लिया, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि कोर्ट के ऑर्डर पे जब पंजाब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई तो आपके घर से पेट्रोल बम फेंके गए, तो इट इज अटेम्प्ट टू मर्डर। फिर मर्डर हो या ना हो, कोई बच गया हो, अल्लाह ताला बचाने वाली जात है तो वो बच गया, लेकिन आपने अटेम्प्ट टू मर्डर तो कर लिया है। दूसरी बात, कौन से जो है लीडर लेवल का आदमी ये बोलता है कि हमने किया भी और वो कर भी रहा है। और देखिए, ये हमारे पास ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। कैपिटल हिल का वाकया हुआ था ना अमेरिका में, 15-15 साल 20-20 साल लोगों को सजाएं मिली हैं कैपिटल हिल के वाकये में, जो लोग जो कन्विक्टेड हुए हैं, जो मुलविस हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे बचकर बैठे हुए हैं, या पसंद या नापसंद की बुना पर जो आजकल काम चल रहा है ज़्यादा, कि किसी को जमानत दे दो, किसी को जो है वो रिलीफ दे दो। मतलब कानून की जो एक वैल्यू है उसको होना चाहिए। मैं कहता हूँ आज अगर दुनिया की किसी अदालत का जज, किसी भी अदालत का जज, बड़ा मैं ओपनली कह रहा हूँ कि जी को ये पता हो कि, और बंदा वो एडमिट भी कर रहा है कि हाँ मैंने अपने घर से पेट्रोल बम फेंके, पेट्रोल बम उसके घर से फेंके गए पुलिस के ऊपर, तो
क्या सजा होना चाहिए? अगर ये जायज़ है तो सबको इजाज़त दे दो भाई इस मुल्क में, कि कौन से, और बहुत बता भी रहते हैं पेट्रोल में कौन सी बड़ी बात है, पानी में पेट्रोल डालो, ऊपर धागा डालो, आग लगाओ और फेंक दो। तो मतलब ये मुआशरे जो है ना, ये इस तरह, ये किसी अच्छे मुआशरे में ये बातें नहीं होती। जो खुदा न खासा जिन ममालिक में कानून ना हो, आइन ना हो, वो तो ठीक है। जिस ममालिक में कानून और आइन हो, उधर आप बैठ कर आप लोगों पे हमले, पुलिस पे कौन से लीडर ने आज तक हमले किए हैं? कौन सी पार्टी के लीडर ने आज तक हमले किए? किसी ने इस तरह पुलिस पर हमले नहीं किए, इन्होंने हमले किए हैं यार। मतलब, और उसके बाद भी अगर कहते हैं कि नहीं हम मजलूम है, तो ठीक है, फिर इस अदालत ने फैसला कर ले, ठीक है, अगर हथियार उठाने वाला जो है वो ज्यादा, उसको रिलीफ देना है, या जो लोग कानून के आपके अदालतों के ऑर्डर पर गिरफ्तार करने के, उनका ज्यादा राइट बनता है। ये वकास बाकर साहब। जनरल फैज हमीद के हवाले से मुख्तलिफ सामने है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे। क्या अपने दौर में जब वो खुद PTI थे, सिंध हुकूमत एक पीपल्स पार्टी को भी कभी प्रेशराइज किया, उन्होंने किसमें इन्वॉल्वमेंट थी? देखिए, मुझे नहीं पता कि मैं किसी का नाम लूँ कि किसी ने, मुझे तो आज तक इस तरह का कोई फ़ोन नहीं आया कि प्रेशराइज किया नहीं किया। लेकिन यह है कि ये ज़रूर मशहूर है, वो छुपी बात नहीं, कि इमरान खान को 2018 में जो धांधली करके जो मैंडेट को जिस तरह बुलडोज किया गया, 2018 में जिस तरह पूरे पाकिस्तान के मैंडेट को बुलडोज किया गया उस लाडले को जितवाने के लिए, और फिर जहाज़ भर भर के MNAs की और MPs के जो वफादारियां तब्दील की गई, प्राइवेट जेट्स में जो है जिस तरह मेंबरान को खरीदो फरोख्त हुई, और फिर वो तो इमरान खान खुद भी मानते रहे कि जी मेरे पास तो अक्सरियत ही नहीं थी असेंबली में, मैं जब कोई भी बिल मंजूर करवाना होता था तो मैं जी किसी खास बंदे को कहता था कि मेरा बिल मंजूर करवा दें, मुझे कोई कानून बनवाना होता तो मैं उनसे कहता था, मुझे सेनेट की इलेक्शन जीतनी होती तो मैं उनसे कहता था। तो फिर वो चीज़ें जो आपकी हैं वो तो आपस में कनेक्ट करती हैं। बट अगेन अब एक इदारे ने लिया हुआ है नोटिस, तो उस पर उनकी अपनी कार्रवाई है नहीं, तो मैं कहता अभी हम किसी भी कोई कमेंट करके किसी इदारे की कार्रवाई पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी मुतालबा करेगी, पीपल्स पार्टी ये मुतालबा करेगी कि जो जराइम है, पॉलिटिकल जराइम जो फैज हमीद ने किए थे, पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन उन्होंने किया था, 18 में उसको जितवाया था, पार्टियों से तोड़ कर बंदे जो है ना PTI में डलवाया था। पीपल्स पार्टी मुतालबा करेगी कि इन जराइम की भी तहकीकात होनी चाहिए। देखिए जी, मैंने कहा कि एक ऑलरेडी एक जगह पे इंक्वायरी चल रही है, तो हम मुतालबा करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है ना, कि हम अभी एक ऑलरेडी एक चीज़ चल रही है, आप लेट इट हैपन, गो विद द फ्लो। जी आप बताएं भाई। शकील साहब, सिंध काबीना के इजलास में एक्साइज की जो नारकोटिक्स विंग है उसको 10 करोड़ रुपए का सीक्रेट फंड मंजूर किया। जी आप इसकी वजाहत करेंगे कि ये किस सतह का अफसर होगा जो सीक्रेट फंड का? जी जनाब, अच्छा कैसे इस पैसे को उड़ा दें? और हम अच्छा खैर, ये हमने मांगे थे, हमने अनफोर्सीन के लिए कैबिनेट से मांगे थे, और ये DG लेवल के ऑफिसर की जो है वो सवाबदीद होगी, और आप इसको सीक्रेट कर दें, लेकिन इसमें बहुत सारी इसमें चीज़ें शामिल हैं कि वो डिपार्टमेंट की अपनी ज़रूरत के लिए किया, और अभी तक उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। जब ज़रूरत होगी तो खर्च होगा, नहीं होगी तो एज इट इज़ पड़ा होगा, और वो अकाउंट फॉर होगा, कोई चीज़ इस तरह की वो हवाई नहीं होगी। जी आज के दिन 13 अगस्त को शहीद जानवर महर को शहीद किया गया था सक्खर में, आज उसकी पहली बरसी है, उसके जो मरकजी मुलजमान है वो गिरफ्तार नहीं हुए, और यही एग्जाम्पल है नसरुल्लाह गडानी वाले केस में, उस वाले से आपको आज बरसी। देखिए जी, मैं आपको बता दूं कि शहीद जान मोहम्मद महर हो या शहीद नसरुल्लाह गडानी साहब हो, उनके लिए पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। आपको पता है कि जान मोहम्मद महर शहीद के जो कातिल हैं वो वहाँ से भाग चुके हैं, वहाँ पे मौजूद नहीं है, और इससे पहले जितने भी केसेस सिंध पुलिस ने डिटेक्ट किए ये भी इंशाल्लाह सिंध पुलिस डिटेक्ट करेगी। लास्ट क्वेश्चन जी। अच्छा, देखिए जी, ये जो हम करने जा रहे हैं सर्विस, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रही है। ये हम स्क्रीन्स लगा रहे हैं अंदर उन बसेस के अंदर, ये वीडियोज़ होंगी जिससे लोगों को गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा कि आपके ये हुकूक हैं, आपके अपने मुल्क में ये हुकूक हैं, आपके अपने सूबे में, अपने शहर में ये हुकूक हैं, जो कि जिसकी प्रोटेक्शन हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए,
हमें काफ़ी लोगों को लॉ का पता नहीं होता, हम उनको अवेयरनेस देने के लिए आपकी ये चीज़ें जायज़, आपकी ये आपके हुकूक है जो कि गवर्नमेंट आपको देने, तो इस हिसाब से ये फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं। जी लास्ट क्वेश्चन जी। देखिए जी, मुझे अभी रिसेंटली किसी मुशावरत का कोई पता नहीं, कोई मुशावरत हुई है या कोई टॉपिक निकला भी हो। थैंक यू।